इसको अरेंज करने वाली हैं एकता मैडम, उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं दिखा सकते हैं आप बच्चों को। और उसके बाद मेरा पहला हमारे 3 सेशन होते थे तो तीनों सेशन में वो करना था। तो बाकी सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं को देखना, हरियों की पत्ती, ये सब हम लोगों ने देखा। जब अंडे की बात आई तो क्योंकि अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो अंडे को नहीं देखना चाहते, नहीं छूना चाहते, नहीं करना चाहते, पर उनके साथ बातचीत में जब कहा गया कि एकल कोशिका तो यदि है, इसको आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि इसको छूने से कोई आपका अंधविश्वास है कि छू लेंगे तो पाप लगेगा या उनके साथ थोड़ी बातचीत की। और उसके बाद पहले सेशन में हमें लग रहा था पता नहीं बच्चे देखेंगे नहीं देखेंगे, और उन्होंने कहा कि आप पूरे समूह को एक साथ कराइए। तो बीच में एक बड़ा डेस्क रखकर उसके ऊपर सारी चीज़ें रखकर, तो हमने 3 तरह से अंडे को दिखाने की कोशिश की। पहला कच्चा, दूसरा और तीसरा उसको फोड़कर और उसके अंदर क्या है ये देखने की कोशिश की। और मेरा जो अनुभव रहा कि जैसे ही बच्चों को अंडा पकड़ लो तो पहले तो थोड़ा सोच रहे थे नहीं पकड़ेंगे, देखेंगे भी नहीं, धीरे धीरे एक दूसरे के हाथ से चलते अच्छा ऐसा है, हिलाकर देखा कुछ बज रहा है, और एक अलग तरीके से पूरी क्लास में थोड़ी सी हलचल आ गई। और जब उसे काटा, पहले उसको उबले वाले को छीला, मैंने छीला अपने हाथ से और कहा कि इसमें जो एक आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है जहाँ हवा की है वो है, और वो उनका जो चित्र बना है उनके लिए जो मॉड्यूल था उसमें ये दिखाई दे रहा है इसमें, अच्छा ऐसा होता है। फिर कच्चे को फोड़ा तो उसके अंदर की सारी संरचनाएं, फिर वही कच्चा अंडा उबलकर ऐसा हो जाता है, ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो अनुभव है कि जिसको हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होती है। तो पहला सेशन तो हमारा अच्छे से था, दूसरा और तीसरा हमें लगा, तो इस बीच आपस में बच्चों की बातचीत थोड़ी सी देर में हो जाती है कि अच्छा वहाँ अंडा देखा था, ऐसा है, हमें को भी दिखाएंगे आप अंडा। और फिर सभी बच्चों ने दूसरे वहाँ पर लगभग 140 सारे दिन में जो मेरे साथ थे लगभग 130-140 बच्चे थे, उन सब ने उसको देखा। तो ये जो कौशल की बात हम करते हैं, और यदि मैं इसको अपने क्योंकि हमने आपको बताया कि हम लोग 78 में मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की थी और तभी HSTP का प्रोग्राम आया था, और उसमें ये एक जैव विकास या जैव विविधता वाली जो बातचीत है कि कैसे अंडे से चूजा बनता है, इसकी एक पूरी प्रक्रिया में 21 दिन तक हमने उस अंडे की पूरी अलग अलग संरचनाएं देखी, उसको खोलकर देखा। पहले दिन का अंडा, 7 दिन का, 14 दिन का, फिर 21 दिन में जब वो बन जाता है तो आखिरी में उसको फोड़ेंगे तो कैसे उसकी संरचनाएं दिखाई देंगी। तो ये एक चैलेंज उस समय मेरे लिए था जब मैं शुरू में अपनी नौकरी पर आई थी, और धीरे धीरे ये अनुभव इतना होता गया कि जब मैं अपने स्कूल में पढ़ाने लगी तो हम हर साल इसको करते थे, और कक्षा 6 से के बच्चों को भी दिखाते, 7 को भी, और उस दिन सारा दिन हमारे स्कूल में केवल हम अंडे का प्रयोग करते थे, 12वीं क्लास तक के बच्चों को दिखाने का। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कौशल के बीच का जो रास्ता है उसको कैसे तय करें जब तक हम खुद अपने हाथों से करके ना देखें। तो यहाँ पर हैंड्स ऑन भी है, कौशल भी है, दृष्टिकोण भी है, और ये बड़ा अभी जो हमने किया बच्चों के साथ, उसमें हमको उनके साथ लगा कि एकल कोशिका को हम, जिसको हम आँख से देख सकते हैं, हम उसे देख पाए। नहीं तो बच्चे नहीं देख नहीं पाते, किताबों में लिखा है पढ़ लो, देख लो, कर लो, पर यदि हम खुद दिखाते हैं तो उनको भी लगता है कि एक उनके सामने जो चैलेंज है या उनके सामने इस कोशिका को कैसे हम देख पा रहे हैं, ये एक अच्छा था। तो ये मेरा अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हम लोग जो साथी थोड़ा 5 मिनट बाद आए, तो बताता हूँ, हम लोग कल के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं कि कल जो भी यहाँ पे बातचीत हुई उसके बाद आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहे हो जिसके चलते रात को नींद नहीं आई हो, आपने अपने साथियों को परेशान किया हो, सोच रहे हो, अभी भी सोच रहे हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो, तो वो यहाँ पे थोड़ा शेयर करेंगे। तो हमको आगे अब हम लोग जो काम करने वाले हैं 4-5 दिन, है ना,
तो ये सेशन सुबह वाला हर दिन ऐसा रहेगा। हम लोग पिछले दिन पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे और कौन से जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, कुछ आइडिया होगा, वो सब शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से जोड़ते हुए बात कर सकते हैं। तो 2-3 साथियों ने रखी है बात अपनी, और लोग सबके लिए कंपलसरी नहीं है, बट जो बोलना चाहिए बोल सकते हैं। मिलानी पड़ेगी तब लोग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कल का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। एक तो ये है कि अगर हम जो आगे जो एक्टिविटी कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम जब भी वो एक्टिविटी करें तो इस तरह से करें कि सबको विजिबल हो, तो दिखाई दे सबको एक चीज़ें। और दूसरी चीज़, एक कॉमन क्वेश्चन जो सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कल हमने जो सवाल दिया था पौधों में जो संवेदनाएं वाला, तो जितना हमने पढ़ा और जो डिस्कशन हो रहा था बाकी सबके साथ भी, तो संवेदना मतलब ये है कि उसको जो हम पकड़ पा रहे थे वो कुछ इसी तरह से है कि संवेदना मतलब पौधा किसी भी चीज़ को लेके कैसे रिएक्ट करता है। तो इसके अलावा मतलब और कोई साथी इस पर कोई इस सवाल को लेके कोई प्रकाश डालना चाहे या कोई सजेशन देना चाहे तो वो दे सकता है, वो हेल्पफुल रहेगा कि इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं, या इस पर कुछ थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है, किसी का कोई एक्सपीरियंस है उस तरीके से। इस बार लेकिन ये हो रहा है कि क्वेश्चन सारे पढ़ने लायक ही रह गए, कुछ करने लायक बहुत नहीं है। नमस्कार, गरिमा सही। कल जब ये प्रश्न उठा था कि पौधों में संवेदनाएं होती हैं या नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत गार्डनिंग कर लेती हूँ और मुझे शौक है। सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड प्लस गार्डनिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब पौधों को पानी दिया जाता है, आप उनके साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हो या आपकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके अकॉर्डिंग पौधे रिएक्ट करते हैं। जैसे मेरे घर में एक मोगरे का पौधा है और एक करेले की बेल है। मैं मोगरे के पौधे को इसी तरह से देखती हूँ कि आज उसमें फूल खिला है या नहीं खिला है। नहीं खिलता है या कली होती है तो मैं सोचती हूँ कि आज खिलेगी या नहीं खिलेगी, और मैं शायद यही मन में विचार कर रही होती हूँ जब मैं पौधों को पानी दे रही होती हूँ। जिस पौधे के साथ मैं बात नहीं करती हूँ उसमें ऑनेस्टली रिस्पॉन्स टाइम बहुत लेट आता है। जिस पौधे के साथ बात कर रही होती हूँ, चाहे मन में ही कर रही होती हूँ, शायद वो रेज या एनर्जी जो भी आप कह सकते हैं, पौधे उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है। जिस पौधे के साथ मैंने बात की उसने मुझे फ्लावर भी नहीं दिया ना फल दिया, जिस पौधे के साथ मैंने बात की उसने मुझे फ्लावर भी दिया और फल भी दिया। तो फिर ऐसी एक मन में एक और विचार आता, पता नहीं थोड़ा अजीब है कि मतलब फिर मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि पौधे एक तरह से जीवित है, सजीव है, और हम सब भी सजीव हैं। फिर ये वेज और नॉन वेज का फर्क क्या होता है? लाइक अगर पौधों में भी जान है तो हम उनको मार रहे हैं, उनमें भी अगर संवेदना है तो उनको काट रहे हैं तो उनको दर्द तो होता होगा। फिर ये वेज और नॉन वेज का फर्क क्या है? उनकी तकलीफें भी कम होती हैं। एक जानकारी आगे बढ़ा। हाँ, थोड़ा इससे खोजना पड़ेगा। एक टूलिप नाम से एक कोई न्यूयॉर्क या कहीं पर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टूलिप नाम से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसमें वो पौधों की आवाज़ सुनते हैं, मतलब पौधे जिस तरह से भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको उन्होंने डिकोड किया है कोई मशीन बना करके, जिससे पौधे बात कर रहे हैं आपसे। वो वीडियो है तो उसको देखेंगे, शायद उससे कुछ मदद मिलेगी आपको। नहीं, मैं खोजना पड़ेगा मुझे, मैं बहुत एक और बता सर, चंद्र बोस ने तो ये तो सेंसिटिविटी का काम से नहीं कर रहा है, दैट इज इटसेल्फ अ बिग प्रूफ दैट दे हैव सेंसिटिविटी। हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इसी में, एक किताब है द स्पीकिंग ट्री करके, तो उस किताब में भी मतलब जो पेड़ों के या फॉरेस्ट में
जो उनके जो आवाज़ें होती है या उनके फीलिंग्स को वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं और एक पेड़ दूसरे पेड़ को कैसे वो मैसेज को कन्वे करता है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मतलब बहुत माइन्यूट चीज़ों को, पेड़ों के पौधों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है किताब में। ये किताब का रिव्यू हुआ था तब मैं वो सुनने के लिए गई थी, मैंने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन जिन्होंने ये किताब पढ़ी है तो उन्होंने उसका रिव्यू एक सेशन था तो उसमें उन्होंने बताया था। तो किताब का नाम है द स्पीकिंग ट्री। मैं ग्रुप पे भी वो चीज़ को डाल दूँगी। थैंक यू। सर ऐसा भी होता है कि तुम्हारे जहाँ माइक पे बोलिए प्लीज। माइक। हम ये मानते हैं कि इसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमको हमारी बॉडी को, अगर हम पोल्यूशन वाली जगह में रहते हैं तो हमारी बॉडी को उसका नुकसान होता है। यदि जो केमिकल वाली जो फैक्ट्रीज है ना, अगर वहाँ पेड़ पौधे जो रहते हैं, जो धुआं उन पेड़ों की पत्तियों पर लगता है, वो पत्तियाँ भी मुरझा जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं। ये भी कह सकते हैं कि उनमें भी संवेदना है, उसका असर उनके हो रहा केमिकल का एग्जाम्पल होता है। नहीं अभी नहीं। ग्रीटिंग्स एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे गरिमा ने बोला ना, उससे मुझे एक रिलेशन अपने घर में ही याद आता है कि प्लांट्स में फीलिंग्स हैं और वो पर्सन टू पर्सन को पहचानना भी जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट, मतलब वो एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट किया था, पर हाँ घर में पेड़ पौधे लगाने का मुझे बहुत शौक है। मेरे हस्बैंड को मेरी वजह से वो शौक आया, पर मैंने एक चीज़ देखी थी कि जब भी मैं पेड़ घर, मतलब माली से लेकर के जब घर लाती हूँ और लगाती हूँ तो वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाता है। पर वही चीज़ अगर मेरी मदर इन लॉ या फिर मेरे हस्बैंड पेड़ को लगाते हैं तो वो काफ़ी दिन तक चलते हैं। दो उसके बाद मैं उसकी केयर करती हूँ, पानी डालती हूँ, सब कुछ। उसके बाद जब लगाने का जब टाइम होता है तो मैं कहती हूँ हस्बैंड से कि लगा दो प्लीज़। उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो मैं उनके साथ करती रहती हूँ। पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसिडेंट से एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा तुलसी का पौधा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे घर में कभी नहीं लगती थी, खिलती नहीं थी कभी। पर जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, अब आप करके ऊपर देख लो शायद, तो उसकी वजह से 3 पौधे मेरे घर पे अब तुलसी के चल रहे हैं। तो मुझे ये भी एक फीलिंग मेरे अंदर खुद आ चुकी है कि पौधे शायद मैं लगाना अच्छे से नहीं जानती हूँ, शायद ये केयर हस्बैंड अच्छे से करते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ पौधों में संवेदना तो है और दे आर एबल टू फाइंड इट आउट कि कौन नेचर ऑफ द पर्सन, ये मुझे लगता है। मतलब एक्सपेरिमेंट जब घर में देखा था। थैंक यू। इसके बाद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें कल हुई, कल और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। दो बातें कहनी थी मुझे पौधों के जो ये है। तो पौधों में काफ़ी रिसर्च हुआ है। तो एक तरह का रिसर्च है वो 1970 में हुआ था, वो उतना ठीक से नहीं हुआ था। मतलब उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें करके काफ़ी बड़े कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि उनमें ये भावना है, ये है। तो उससे उस पौधों के विज्ञान को भी हानि पहुंची, क्योंकि लोगों को लगने लगा ये ठीक से साइंस नहीं है। तो अभी काफ़ी हाल ही में काफ़ी अच्छे से लोगों ने देखा है। संवेदना के बारे में तो देखा है। फीलिंग्स ये थोड़ी अलग बात है, मतलब उनमें कुछ और तरह की भी चीज़ें हो सकती है। मतलब शायद फीलिंग नहीं होगी, फीलिंग्स हों जो पूरी अलग तरह की चीज़ है जो हमें नहीं। तो वो एक अलग बात है। बट संवेदना के बारे में तो काफ़ी रिसर्च हुआ है। बट ऐसे भी रिसर्च हुआ है जो सब मतलब पौधों को ये म्यूज़िक सुन के वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो फिर वो बाद में ऐसे लगा, लोगों ने देखा कि वो उतना अच्छे से लोग ये नहीं किए थे। तो मतलब काफ़ी तरह का रिसर्च है इसमें। तो हाँ वो मुझे जोड़ना था बात को समेटने के लिए। समेटने नहीं कह रहा हूँ, पर वॉइस पे आपके असल में एक विश्लेषण इस दृष्टि से भी करने की ज़रूरत है। कई लोगों ने ये बात उठाई है कि हम मानव जाति जब कुछ भी अध्ययन करते हैं दूसरी स्पीसीज का, जातियों का, तो कहीं हमारे मन में या दिमाग में ये होता है कि हमारी जो शारीरिक संरचना है और उसके जो अलग अलग कार्य हैं
वो एक आदर्श है, जो कि वो मॉडल जो है वो सबके ऊपर लागू होना चाहिए कि अगर हम देख सकते हैं और हमारी 2 आंखें हैं तो सबके कोई देखने के तंत्र होने चाहिए, हम बोल सकते हैं तो कोई बोलने का तंत्र होना चाहिए, सुनने का तंत्र होना चाहिए इत्यादि। और बहुत सारी तो ये बातें हैं, उनके पीछे ये मान्यता है कि हम वो आदर्श संरचना है, ऑर्गेनिज्म है, जो कुछ हम में हो रहा है वो दूसरों में होते दिखेगा तो हाँ हाँ ये सृष्टि ने सही किया है कि हमारे जैसा ही उनको बनाया है। तो ये सोच से थोड़ा सा मेरा जो बात चालू कर रहे हैं उसी से जोड़ते हुए इससे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर हम जो एक कोशिकीय जीव हैं और इसलिए फिर हम वो एक अपने दिमाग में एक हायरार्की बना देते हैं कि एक कोशिकीय जीव सबसे नीचे हैं और फिर मतलब पौधे हैं कि नहीं है, फिर पौधों को खाना तो ठीक है, दूसरे जीवों को खाना पाप है। इस तरह की जो धारणाएं हैं, मूल्य हैं, वो बनने लगते हैं समाज में। तो विज्ञान की मेरा कोशिश यही होती है कि ना केवल जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो अध्ययन करता है उसका भी थोड़ा जांच पर, उसकी मोटिवेशन, उसके जो फ्रेमवर्क हैं उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम एक पूरे सिद्धांत या उसको भिजवा देते हैं। प्रोजेक्ट्स की जो बात है वो शाम वाले सेशन में आज कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो अगर किसी के पास और भी कुछ सुझाव है तो ये जो ग्रुप आप लोग यहाँ पे बैठ रहे थे कल शायद में बैठे थे, आज अलग जगह बैठेंगे, पर उनको थोड़ा और सुझाव दे सकते हैं। चाहे तो आप शायद कल बात भी किया था उसके तो थोड़ा सा वक्त हम लोग जो हमारा एनर्जी के ऊपर सेशन हुआ या जो सुबह हमने एम्स के ऊपर थोड़ा बात किया उस पर भी लगा दें, उस पर भी थोड़ा सा उससे जुड़े हुए कोई भी सवाल अगर आपके मन में है कुछ बिल्कुल है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। नमस्ते, मनोहर पटेल। कल एनर्जी को लेकर के जो शुरुआत भाषण ने की थी तो यह एक बहुत बड़ी लिस्ट बनी हुई थी, आपने देखा होगा, और उस लिस्ट की जो भी चीज़ें थी उन सबको डिलीट करके केवल काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी पर ही बात की है। तो मेरा सवाल था कि उनको जो डिलीट किया है उसके कुछ ना कुछ कारण वहाँ प्रस्तुत होना चाहिए थे कि क्यों किया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कुछ नॉन साइंस बेस वाले भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको समझ में आया कि नहीं आया कि इनको क्यों डिलीट कर दिया। मैं साइंस वाला हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्यों डिलीट कर दिया। मतलब उनका कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन करके कि हम इस कारण से इनको डिलीट करके हम केवल इसी एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की और स्टैटिक एनर्जी की। तो मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में भास्कर से। कल तो मुझे एक बहुत मज़ेदार या मतलब एकदम अच्छा लगा कि जब हम पढ़ रहे थे तो वेग के बाद संवेग आ जाता था और वो ख़त्म हो जाता था और ऊर्जा कहीं और से शुरू होती थी। लेकिन कल जो रिश्ता देखा वो मुझे बहुत मज़ेदार लगा, और फिर ऐसे ही मतलब स्किम रीडिंग थोड़ा गूगल वगैरह पे देखा तो मुझे फिर पता चला और थोड़ा बातचीत भी किया तो पता चला ये बहुत डिबेट चल रहा था काफ़ी समय। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कल के डिस्कशन में, और उसने मुझे काफ़ी पकड़ा कि इस पर आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए क्या होगा। सभी को नमस्कार। कल जो एनर्जी से संबंधित प्रश्न दिए गए थे हमें हल करने के लिए, मैं चाहूँगा उनको भी थोड़ा सा क्लियर किया जाए। प्रश्न बहुत ही अच्छे थे, कॉन्सेप्चुअल बेस थे, तो हमने अपने अनुसार हल किए हैं। हमें उनका एक्चुअल हल चाहिए कि किस तरह, मतलब क्या इसका सही उत्तर है क्या गलत। धन्यवाद। ठीक है।
योगेश कुछ कह रहे हैं मेरे पास है। थोड़ा और सोच लेते हैं एनर्जी के ऊपर का कुछ थोड़ी बहुत तो बात स्टार्ट हुई है आज और आगे बढ़ेगा बात, लेकिन कुछ तो सवाल होंगे ना, कुछ परेशान सा ये भी किया बेसिकली कुछ अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, तो बेसिकली कुछ किया ही नहीं, इसलिए जो है वो कहते हैं ना नो स्टडी नो कन्फ्यूजन वाला अभी तो ऊर्जा में ही है, बाहर तो नहीं। अभी आगे बढ़ेगा तो फिर मेरा जो सवाल सैयद साहब ने उठाया है और लोगों के जो दिमाग में चल रहा है कि सरकार में खड़े होकर कहा कि नहीं ये हम नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल है उसके पीछे जो मेरी समझ है आज जरूर उसको जोड़ेंगे। देखिए मेरे ख्याल है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि विज्ञान की शिक्षा या विज्ञान जानना का मतलब है समझ के साथ जानना, और किसी भी जटिल विषय को कैसे समझा जाए किसी भी जटिल विषय को या प्रकृति में हो रही किसी जटिल प्रक्रिया को, फिनोमिना को कैसे समझा जाए, मेरे ख्याल इसको आपको इस दृष्टि से भी देखना होगा। और जो समझने की प्रक्रिया है उसका शायद सबसे पहला चरण होता है कि आप इतना जो कुछ उलझा हुआ सामने है, मतलब जैसे उलझने सुलझानी हो ना तो एक एक करके सुलझाई जाती है, तो एक तरह से चुन रहे हैं या थोड़ा जो पहला अनुभव अपने पास है उसका उपयोग करते हुए कि इतनी सारी बातों में से अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी होता है समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए। आप कोशिश करें कि सब पहले रख ले यहाँ और फिर बैठे अच्छे से सबको एक साथ समझना है, तो आप शायद आगे ना बढ़ पाएँ और उलझते ही जाएँ। तो विज्ञान में ये काम अक्सर वैज्ञानिक करते हैं। और दूसरी चीज़ जो बात हम पिछले वर्ष भी कह रहे थे और उस शब्द का बार बार उपयोग कर रहे हैं, आइडियलाइजेशन, सरलीकरण, कि प्रकृति में जिस तरह की संरचनाएं हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की सिस्टम्स हैं, वो हमें समझ में आ रहा है कि बहुआयामी हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, पर एक विश्लेषण का आधार बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों को, कुछ बुनियादी सिद्धांतों को पकड़ने के लिए वहाँ भी एक सरलीकरण की ज़रूरत होती है। कुछ जो ज़्यादा जटिलताएं हैं जिसके कारण शायद जो ज़्यादा बुनियादी बात है वो छुप रही है, उस तक पहुँचने के लिए भी वो सरलीकरण करने की ज़रूरत है। तो गति को समझने में हम लगातार कह रहे हैं कि ये सिद्धांत पिछले 400 सालों में वैज्ञानिकों ने बहुत इस्तेमाल किया है कि सबसे पहले सबसे सरल सिस्टम लो और उसको समझने की कोशिश करो। तो ये दो चीज़ें आप विज्ञान में समझ के साथ कैसे आगे बढ़ा जाता है, हम वो प्रस्तुत करने की दो चीज़ें इसमें मैं दो चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा। कमल ने जो कहा वो तो सारी बातें है ही, उसके अलावा ये है कि ऊर्जा के अलग अलग, ऊर्जा इस शब्द के अलग अलग तरह से हम इस्तेमाल करते आते हैं। और हम आजकल जिस तरह की दुनिया में हम जीते हैं, ऊर्जा हमारे साथ हर जगह होती है, कोई कहता है सोलर ऊर्जा, इतनी तरह की। तो ये ज़रूर है कि इनके बीच में कोई रिश्ता है, लेकिन हमने जैसे पहले शुरुआत इसमें कहा कि गति के दायरे में रहते हैं, गति के वर्णन के लिए जो भी जिस ऊर्जा की ज़रूरत है उस ऊर्जा से हम शुरुआत करेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और आगे के इसमें हो सकता है कि हम कोशिश जितना समय बचेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसको आगे चल के बाकी ऊर्जा के साथ उसको कैसा जोड़ें। और बात यह है कि बाकी तरह की ऊर्जा समझने के लिए हमको भौतिकी में बाकी कई और चीज़ों की पहले समझ बनानी है। जैसे विद्युत ऊर्जा की बात अगर हम करते हैं तो पहले विद्युत क्या है ये समझना है। तो इतना सारा सब कुछ करने का हमारे पास समय है नहीं। और गति के सिलसिले में जो ऊर्जा का जो स्थान है, ऊर्जा का जो महत्व है,
ध्यान देने का हमारा आगे 2-3 साल का है। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, तो सरलीकरण या आइडियलाइजेशन क्या है, वो चयन भी उसमें शामिल है, चयन अलग चीज़ है, और जो पॉइंट मास जैसी बात करें तो वही अकेला सरलीकरण। तो इसमें दोनों बातें हैं। और अक्सर ये होता है भौतिकी में, बाकी विज्ञान में भी, कि आप किस चीज़ को समझना चाहते हैं इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का सरलीकरण करेंगे, या किन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे और किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये आपके उद्देश्य क्या है और आपके सामने जो परिस्थिति है उस पर निर्भर करता है। ये नहीं कि अगर मैंने इसको आज किसी एक चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया तो हमेशा उसको करता है। तो वो मतलब ये भी बात ध्यान में रखनी है। मैं अगर कल को और एक बात है कि आप अगर पूरे विज्ञान का अगर इतिहास देखेंगे, खासकर भौतिकी का, तो उसमें लगभग 16वीं 15वीं 16वीं सदी में 16वीं सदी गति का विश्लेषण ये बाकी सारे भौतिकी की बुनियाद है। जो विद्युत चुंबकीय बल या बाकी सारे बल जो है, ये बल की जो संकल्प जो अवधारणा है, बल की अवधारणा जो आई है वो गति के विश्लेषण से आगे आई। और आगे चल के ये भी देखा गया कि जो बल की अवधारणा हमने गति के संदर्भ में जो बनाई है, वही बल की अवधारणा हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत बल के लिए, चुंबकीय बल के लिए, बाकी तमाम बलों के लिए आगे काम आती है। तो इसलिए गति के संदर्भ में इसको समझना ये बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है। ऊर्जा वाली बात तो और अभी थोड़ी देर में फिर से कंटिन्यू करेंगे। एम्स वाला जो सेशन था उस पर भी या एनर्जी से जुड़े हुए कुछ और बातें अगर आपको लगता है कुछ कहना चाहते हैं, मतलब मन में कुछ सवाल अभी पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं माइक लेके आता हूँ तरफ से, और किसी को भी जोड़ना है सवाल, माइक चला जाएगा तो फिर आपका चांस चला जाएगा। सवाल क्या है? सवाल यही है, हम फीडबैक सेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ मन में अगर चल रहा हो कल के भी माइक रखना चाहिए, लग सकता क्वेश्चन हम लोगों ने ये शुरू किया था कि कल बातें हुई एम्स के वाइड सेशन शाम को प्रोजेक्ट्स पर भी हमने कुछ काम शुरू किया है। ये सब ऐसा नहीं कि सब कमिट गए चलिए, लेकिन कुछ होता है ना कि कुछ बातें दिमाग में रह जाती हैं, बाद में हम पूछते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, तो मतलब यहाँ पे है साथ में है, शेयर कीजिए। हमारा जो प्रोजेक्ट था, जो सेल्सियस में जो पानी की वहाँ पर नीचे आ रहे हैं, उस टाइम आइस क्यूब होता है, उस टाइम हमारा एक हॉल भी होता है जहाँ शेयर किया उनके साथ। ये मेरा जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर गोल में हमारा सास है, वो पानी रखते हैं आइस के लिए, ठीक है। तो हम थोड़ी देर में बाद में वहाँ पर पहुँचकर हम बोल रही है आइस तो हो गया, लेकिन उस टाइम हमारा जो माँ है ससुर जी, वो बोल रही है नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, देखो ऊपर में हुआ है, लेकिन अंगुल दबा कर देखो उनका अंदर में पानी है। तो हम उनके साथ शेयर किया है, उन लोगों ने बोला ये तो बड़ी अच्छा है, प्रैक्टिकल आपका शेयर किया है। उस टाइम पर हम सोचा है क्यों ये हो रहा है हमारा ग्रुप में, ये अच्छा लग रहा है। मेरे लिए ये पहला इस तरह का सेशन है। मैंने अपने स्कूल के बाद पहली बार पढ़ाई जैसा कुछ किया है। तो एक तो ये है कि मैं अपने टीचर्स के साथ हमेशा ये जूझता रहा कि वो नॉलेज के फंडामेंटल पे कभी भी बात नहीं करते, लेकिन कल मैंने देखा कि सुशील भाई ने बताया कि इंसान अंतर क्रिया करते हैं भावनाओं की और पौधे प्रतिक्रिया करते हैं।
या जैसे अभी कमल भाई ने कहा कि हम इंद्रियों का जो स्तर है उसको लेकर हम हायरार्की में नहीं उनको बांध सकते कि पेड़ इंसानों से ज़्यादा कम क्षमतावान स्पेसीज है। या भाजपा से कल जब वो बात हो रही थी